कहानी की शुरुआत हमारे एमसी आइजैक वोनटा से होती है, जिसे नौकरानियों और कर्मचारियों से उपहार मिलते हैं क्योंकि वह 10 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी में प्रवेश पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। आइजैक को बहुत ही प्रतिभाशाली माना जाता है क्योंकि उसने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। घर में जश्न का माहौल होता है और नानी आइजैक के लिए उसके सभी पसंदीदा स्नैक्स बनाती है। आइजैक की सबसे करीबी नौकरानी हैंस उसके बेटे की बीमारी में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी चीजें लाती है। आइजैक का छोटा भाई जोनास भी उसके लिए लूट के साथ एक गाना गाने के लिए मौजूद था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि आइजैक डरकर अपने सपने से बाहर नहीं आ जाता। हैरानी की बात है कि अब वो बूढ़ा आइजैक है जो अपने पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहा था। जिस कमरे में वो जागता है वो किसी कुलीनता का एहसास नहीं देता और एक झोपड़पट्टी जैसा दिखता है। तभी उसका एक सहायक लुकास कमरे में प्रवेश करता है और आइजैक के बैठने और हाफने के तरीके से उसे एहसास होता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। आइजैक ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया था और खुलासा किया कि उसने अतीत के बारे में सपना देखा था और लुकास ने उससे पूछा कि अतीत में कितनी दूर। आइजैक ने उल्लेख किया कि यह लगभग 20 साल पहले की बात है और लुकास ने उससे अतीत को भूल जाने और उसके द्वारा अभी बनाए गए ताजे पनीर का आनंद लेने का आग्रह किया। लुकास ने उसे बताया कि एक बार जब वो काम पूरा कर लेगा तो वे तलवार चलाने का प्रशिक्षण लेंगे जो उन्होंने एक दिन पहले छोड़ दिया था। ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कहानी अतीत में एक त्वरित नजर डालती है जब आइजैक 10 साल का था और शाही अकादमी में प्रवेश करने से बस 1 महीना दूर था। जश्न के बाद उसे अचानक एक अजीब फ्लू हो गया और ये फ्लू 3 महीने तक चला। जब उसके ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिखे तो उसके पिता काउंट गर्टा ने जादू के टॉवर से एक विद्वान को बुलाया। विद्वान ने अपने पिता को बताया कि आइजैक एक विशेष संविधान से पीड़ित है। मूल रूप से प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना जन्मजात मन वाहिका होता है और मन उस वाहिका के आकार के अनुसार उपयुक्त गति से चलता है। हालांकि आइजैक का मन परिसंचरण असामान्य है। जाहिर तौर पर यह बहुत तेज और हिंसक है और जिस गति से यह आगे बढ़ रहा है बर्तन टूट जाएंगे। इसके कुछ देर बाद आइजैक के अंदर का मैना टूटे हुए बांध की तरह फूट पड़ा और जैसे ही ये बाहरी मैना से टकराया इसने मैना विस्फोट कर दिया जिससे कई लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। उसका मैना शांत हो जाता था लेकिन बिना किसी चेतावनी के बार फट जाता था जिससे हवेली के लोगों में भारी चिंता फैल जाती थी। जब इस घटना ने आखिरकार जोनास के दाहिने हाथ को फाड़ दिया तो आइजैक ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और उसने अपने पिता से विनती की कि उसे ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां कोई न पहुंच सके ताकि वो किसी को चोट न पहुंचा सके। ये पता चला कि वो 15 साल का था जब उसने बंद करने का अनुरोध किया था और तब से वो वहीं है। अब वर्तमान में वो लुकास को खांसते हुए देखता है लेकिन ये सूखी खांसी नहीं थी क्योंकि उसे खून आ रहा था। जैसे ही आइजैक ये देखता है उसे एहसास होता है कि लुकास मैना विषाक्तता से पीड़ित है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत देर तक उसके पास रहा है। आइजैक लुकास के पास जाता है और उसे कम से कम 1 महीने आराम करने के लिए कहता है लेकिन लुकास मना कर देता है और कहता है कि अगर आइजैक आराम करने का फैसला करता है तो उसकी जरूरतों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा वो आइजैक को चिढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। आइजैक उसे यह भी चिढ़ाता है कि वह उसका अपमान करने के लिए उसे घर से निकाल सकता है लेकिन लुकास उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब से वह उसके साथ है तब से उसे एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लुकास आइजैक को आश्वस्त करता है कि उसे उसके जैसा कोई और नहीं मिलेगा और आइजैक उसे बताता है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो लुकास की कभी भी मौत हो सकती है। आइजैक लुकास को ये कहकर भेज देता है कि उसे ध्यान लगाने की जरूरत है और लुकास विनम्रता से आइजैक से कहता है कि उसके साथ रहकर उसे बहुत अच्छा लगा। बाद में गवाई फैलेचेक को अपने सामान्य फ्लैशबैक में से एक का सामना करना पड़ता है और उसमें वो लुकास के खून से लथपथ शरीर को देखता है जो उसके मन के विस्फोट के बाद हुआ था। आइजैक अपने बिस्तर पर वापस आता है और उसे एहसास होता है कि लुकास 2 मर चुका है। ऐसा लगता है कि जब वो खासकर खून निकालता है तो वो 1 साल से ज्यादा समय तक किसी से मिलने नहीं आता है। बाद में आइजैक को उसके पिता से उसकी मौत की खबर मिलती है। उसी दिन एक और मैना एक्सप्लोजन होता है जिससे उसे घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। आइजैक खुद को दोषी मानता है और कहता है कि उसे किसी से दूर रहना चाहिए था और किसी से जुड़ना नहीं चाहिए था। उसका मानना है कि अगर वो अपने करीबियों के साथ थोड़ा ठंडा रहता तो वे सुरक्षित रहते। आइजैक ने यही तरीका अपनाने का फैसला किया और सालों बाद खाने से मना करने के बाद भी उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसके लिए गिराई गई रोटी में फफूंद लग गई है और जब वो फिर से खाना शुरू करने का फैसला करता है तो वो फफूंद को झाड़ता है और रोटी खाता है। इस समय वो बहुत बूढ़ा दिखता है, हालांकि वो अभी भी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। उसने खुद को जादू का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया ताकि वो उस स्थिति से उबर सके जो उसे प्रभावित कर रही है। इतने समय तक पढ़ने के बाद वो किताबों से सब कुछ सीख चुका होता है और जानने के लिए कुछ नहीं बचता, बस प्रेरणा और अंतर्ज्ञान बचता है।
कई साल बाद इसहाक को अपनी फीकी समस्या से उबरने का एक सुराग मिलता है। इस समय वो पहले से ही 71 साल का हो चुका है और खुद को पूरी तरह से शोध में समर्पित कर चुका है। कुछ देर बाद वो दरवाजे पर अपने भाई की आवाज सुनता है और वो चौंक जाता है। इसहाक उससे ठंडे स्वर में बात करता है, उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों है। जोनास पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है, लेकिन इसहाक मना कर देता है और जोनास से कहता है कि वो जहाँ है वहीं से बात करे। फिर दोनों दरवाजे के विपरीत दिशा में बैठते हैं और अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर बात करते हैं। इसहाक जोनास से पूछता है कि वो कैसा है और जोनास जवाब देता है कि यह वास्तव में एक लंबी कहानी है। जोनास इसहाक से पूछता है कि क्या वो जानता है कि आज उनके पिता की पुण्यतिथि है। इसहाक उससे पूछता है कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई और वो जवाब देता है कि यह एक लंबी कहानी है। वो इसहाक से पूछता है कि क्या वो इसे सुनना चाहेगा और इसहाक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। जोनास खुशी कहानी की शुरुआत 30 साल पहले हुई एक घटना से करता है जिसमें पहले और दूसरे राजकुमारों के बीच युद्ध छिड़ गया था कि कौन राजा बनेगा। घंटों बाद जोनास आखिरकार अपनी कहानी खत्म करता है और आइजैक स्वीकार करता है कि उसका छोटा भाई कहानी कहने में बहुत अच्छा है क्योंकि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता। जोनास अपने भाई को चिढ़ाता है, कहता है कि अगर उसे पता होता तो वो कवि बन जाता, लेकिन यह मुश्किल हो सकता था क्योंकि वो केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता है। आइजैक ये सुनता है और जो हुआ उसके लिए जोनास से माफी मांगता है। जोनास अपने भाई को बताता है कि पूरा परिवार उससे नफरत करता है, हालांकि वे उसे बहुत याद करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी जोनास कहता है कि यह शर्म की बात होगी कि वो अपने भाई का चेहरा आखिरी बार नहीं देख पाया। आइजैक ये सुनकर भ्रमित हो जाता है और जोनास बताता है कि जब युद्ध हो रहा था तो एक द्वार वास्तव में खुला और दूसरे आयाम के राक्षस बाहर निकले जो बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। ये सुनकर आइजैक चौंक जाता है और वो जोनास से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जोनास हकलाने लगता है और उसे पछतावा होता है कि वो पहले क्यों नहीं आया। तभी आइजैक को दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके भाई के पेट से एक तलवार बाहर निकली हुई है। जोनास जमीन पर गिर जाता है और आइजैक अपने भाई के शव को डर से देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतनी देर तक बोल पा रहा था। फिर वो अपने भाई को अपने कंधे पर उठाता है और जैसे ही वो तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर जाता है उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका भाई कितना हल्का है। ये दर्शाता है कि वो कितना भूखा है। इतने सालों के बाद आइजैक सतह पर लौटता है और जो देखता है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी है और हॉल में एक राक्षस का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही वो बाहर निकलता है आइजैक देखता है कि सर्दी का मौसम है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। चूंकि वो उस मौसम में अपने भाई को दफन नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उसे वसंत में दफनाने का वादा करता है ताकि वो परिवार के कब्रिस्तान का उपयोग कर सके। आइजैक को यह भी पता चलता है कि यही वो समय है जब उसकी मृत्यु होने वाली है। वसंत ऋतु आती है और वादे के अनुसार इसहाक अपने भाई को दफनाता है। अपने भाई की कब्र पर खड़े होकर वो अपना हाथ उठाता है और आग का गोला बनाता है। इसहाक मुस्कुराता है क्योंकि वो आखिरकार इतने लंबे समय के बाद ऐसा करने में सक्षम हो गया है। वो इतने लंबे समय से शोध कर रहा था कि वो अपनी विशेष संरचना को कैसे दूर कर सकता है, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा कर ही लिया। उसके बाएं हाथ में एक टूटा हुआ पत्थर है और जब उसने देखा कि वो अपनी विशेष संरचना को दूर कर सकता है तो इसहाक को एहसास हुआ कि वो आखिरकार मर भी सकता है। वो सोचता है कि क्या उसे हर उस दर्द के लिए माफ किया जाएगा जो उसने दिया है। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने अपनी खोज पहले शुरू नहीं की और सोचता है कि क्या उसके लिए चीजें बदल सकती थी। इसके साथ ही इसहाक जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अचानक उसे एक जानी माइनस पहचानी आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारती है और ये हंस की आवाज होती है। इसहाक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि हंस की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने युवा शरीर में होता है। हंस खिड़की के पास खड़ा होता है और उसे खोलता है क्योंकि इसहाक पसीने से लथपथ और पीला दिख रहा है। आइजैक ये सोचकर उठ जाता है कि क्या वो सपना देख रहा है। साथ ही वो ये भी मानता है कि मौत के समय उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी घूम रही है। हंस खिड़की के पास जाता है और देखता है कि युवा जोनास नौकरानियों के साथ खेल रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। आइजैक को ये एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रहा है बल्कि वो अतीत में लौट गया है। अब उसे एक नई जिंदगी का सामना करना है जहां उसे अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होना है। खिड़की के पास खड़े आइजैक को एक बार आइजैक के अतीत की याद आती है। आइजैक ने एक बार दूसरे कमरे में नौकरानियों को उसकी हालत के बारे में शिकायत करते हुए सुना था कि ये हमेशा परेशानी का कारण बनता है। उन्हें उसके द्वारा की गई गंदगी को साफ करना पड़ता है, लेकिन उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं उसका दिमाग फिर से फूट न जाए। हंस को ये बात सुनाई देती है और जैसे ही वो उन्हें डांटने के लिए कमरे में जाने वाला होता है आइजैक उसे रोकता है और हंस से कहता है कि वे वास्तव में गलत नहीं है। वास्तव में आइजैक हंस से भी मिलने के लिए आने से मना करता है। हंस के सिर पर पट्टी बंधी होती है और आइजैक उसे याद दिलाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके बगल में था। हैंस इसहाक के सामने घुटने टेक
देखकर उसे समझाता है कि वो पूरी बात में गलत है। हिंस इसहाक को बताता है कि वो अब भी उसकी परवाह करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक कठिन समय से गुजर रहा है और एक बार ये बीत जाने के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। हिंस ने उस समय बहुत अच्छी बातें की थी, लेकिन इसी तरह उसने अपने एक मैना विस्फोट के कारण अपनी जान भी गंवा दी थी। अब जब उसे दूसरा मौका दिया गया है तो इसहाक सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसहाक एक साहसिक कदम उठाने का फैसला करता है और वो ठंडे स्वर में हिंस को जाने के लिए कहता है। हिंस को लगता है कि इसहाक मजाक कर रहा है, लेकिन इसहाक ये स्पष्ट कर देता है कि वो उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहता। हिंस अनिच्छा से चला जाता है और हालांकि इसहाक को ऐसा करने में दुख होता है, लेकिन वो जानता है कि हिंस के करीब होने से वो केवल खतरे में ही पड़ेगा। जैसे ही हिंस कमरे से बाहर जाता है, वो इसहाक से सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने की कोशिश न करने का आग्रह करता है। हिंस उसे बताता है कि कभी उन पे भरोसा करना उसके लिए ठीक है। उसके जाने के बाद आइजैक को एहसास होता है कि हंस ने सपने में ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन फिर वो उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो वास्तव में सपने में नहीं है। उसे इस थप्पड़ से इतना दुख होता है कि उसे यकीन हो जाता है कि वो अतीत में वापस आ गया है। वो सोचता है कि वो अपने पिछले जन्म में कैसे मर गया, लेकिन वह इसे एक तरफ रखने का फैसला करता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सपना है या हकीकत। उसे बस इतना करना है कि वो खुद को फिर से मैना विस्फोट से बचाए। जाहिर तौर पर अतीत में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके जैसी ही स्थिति का सामना किया था और वो व्यक्ति जेके वोंगर्टा था। वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम था जहां पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा था, जो कि 10वीं श्रेणी का जादूगर था। ये व्यक्ति आइजैक का परदादा था और वो उसके बारे में केवल उन पैतृक अभिलेखों से जान पाया जो उसके पिता ने उसे दिए थे जब वो भूमिगत कक्ष में रहता था। वर्षों के विस्तृत अध्ययन के बाद उसने विशेष संविधान को दूर करने का एक तरीका खोजा जो एक विशेष रून पत्थर के साथ है। इसके बाद इसहाक ने अपने शोध से एक पैटर्न को एक मन पत्थर पर उकेरा ताकि वो एक खास रन पत्थर बना सके जिसकी उसे जरूरत थी। इसहाक ने पत्थर को पकड़ लिया और महसूस किया कि फिर से जवान होना कितना अच्छा है, क्योंकि उसके हाथ पहले कांपते थे, लेकिन वो आसानी से पत्थर को मजबूती से पकड़ लेता है। जाहिर तौर पर अपने विशेष संविधान के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, जो कि मन विस्फोट है, उसके मन को रखने वाले बर्तन को लगातार घूमते हुए मन को सहना होगा। हालांकि इसहाक का मन इतनी तेजी से और हिंसक रूप से बहता है कि बर्तन उसे सह नहीं पाता। एक सामान्य व्यक्ति को उसके टूटते ही मर जाना चाहिए, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसहाक का बर्तन खुद को ठीक कर लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। यही कारण है कि उसका बर्तन 10 या 20 बार फट सकता है और वह अभी भी जीवित है। उसने अभी जो रून पत्थर उकेरा है वो जानबूझकर मनपथ को नुकसान पहुंचाता है और क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर लगातार प्रहार करता है, जिससे एक नया मार्ग खुल जाता है। इस तरह हिंसक मन का झटका छट जाता है। हालांकि सफलता की दर काफी कम है और मरने से ठीक पहले वो मुश्किल से सफल हो पाता है। मरने से पहले उसने जो छोटी सी आग बनाई थी वो उसकी सफलता का सबूत थी और वो सोचता है कि क्या इस बार ये काम करेगा। आइजैक पहले की तरह ही एक छोटा सा आग का गोला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वो इतनी बड़ी आग उगलता है कि वो बुरी तरह डर जाता है। आइजैक को विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर से कितनी शक्ति बह रही है, और जब वो रनस्टोन को देखता है तो वो अभी भी बरकरार है। आइजैक को आखिरकार पता चलता है कि उसके रास्ते 3 हो गए हैं। हर रास्ते का आकार और गुण अलग है और वो एक साथ 3 जादू मंत्र प्रकट कर सकता है। आइजैक को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वास्तव में काम कर गया, लेकिन वो तुरंत खुद को नियंत्रित करता है क्योंकि ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य किसी भी मैना विस्फोट को होने से रोकना है और इसके लिए उसे पता चलता है कि 3 रास्ते पर्याप्त नहीं हैं। उसे एहसास होता है कि उसे रास्तों को बढ़ाने के लिए और अधिक जादू का उपयोग करना होगा। इसके अलावा इससे उसके मोनोवेसल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन तब तक वो किसी को भी अपने साथ नहीं रहने दे सकता। वास्तव में कोई भी अपवाद नहीं होगा। बाद में आइजैक पढ़ाई कर रहा होता है, तभी हंस कमरे में आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो आइजैक से कहता है कि वो उसके लिए उसका पसंदीदा खाना लाया है, लेकिन आइजैक को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उसने पहले ही उससे कहा था कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। हंस आइजैक को समझाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वो हाल ही में ठीक से नहीं खा रहा है, इसलिए उसे कम से कम एक टुकड़ा तो खाना ही चाहिए। आइजैक को यकीन नहीं हो रहा कि हंस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि वो इतना प्यारा चेहरा बना रहा है। आइजैक फिर हंस से पूछता है कि वो कितने साल का है, और हंस जवाब देता है कि वो अभी 12 साल का है। चूंकि वो अभी भी बहुत छोटा है, इसलिए उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी उम्र में है जहां उसे एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा। आइजैक ब्रेड का एक टुकड़ा खाता है और उसे एहसास होता है कि नैनी ने ही ब्रेड बनाई होगी। उसे ब्रेड बहुत पसंद है और उसे एहसास होता है कि उसे ब्रेड की कितनी याद आती है। आइजैक हंस से पूछता है कि नैनी कहाँ है,
क्योंकि उसने उसे उस दिन नहीं देखा है। और हंस बताता है कि नैनी के बेटे हिंडर को निमोनिया है। ये सुनकर आइजैक खाना बंद कर देता है और अपने परिवार के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा है, क्योंकि दूसरे परिवार नैनी को अपने बेटे की देखभाल के लिए घर नहीं जाने देते। आइजैक हंस से ये पूछने में समय लेता है कि क्या हिंडर ही एकमात्र ऐसा है जिसे निमोनिया हुआ है, और हंस बताता है कि सभी बच्चों को ये पहले से ही है। ये सुनकर आइजैक को आखिरकार याद आता है कि क्या हो रहा है। उस समय के आसपास जो घटना घटी थी वो ब्लैक गूज विलेज मास निमोनिया घटना थी। नैनी ने अपने बेटे को उस घटना में खो दिया था और उसे उस दिन तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। यह पता चला कि उसकी मौत भी आइजैक के मैना एक्सप्लोजन की घटना के कारण हुई थी। इस भयानक घटना को याद करते हुए आइजैक को एहसास होता है कि अगर महिला को फिर से ऐसा करना पड़ा तो ये बहुत बुरा होगा। आइजैक को कुछ महत्वपूर्ण याद आता है और वो तुरंत हंस से पूछता है कि नैनी के गांव में हाल ही में किस तरह के राक्षस या राक्षसों को वश में किया गया था। हंस का जवाब सुनने के बाद आइजैक अपना सामान पैक करता है और ब्लैक गूज गांव में गायब हो जाता है। हंस ने आइजैक को बताया था कि उसने राक्षस को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैजिक टॉवर के लोग उसे रिसर्च मटेरियल के रूप में खरीदने आए थे। हालांकि वो जो देख पा रहा था वो एक बड़ी मकड़ी थी जो चांदी के फर से ढकी हुई थी। हंस के वर्णन से इसहाक को एहसास हुआ कि वो एक शीतकालीन मकड़ी के बारे में बात कर रहा था। शीतकालीन मकड़ियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं, लेकिन वे अपनी अविश्वसनीय प्रजनन दर के कारण बड़े झुंड बनाती हैं। असली समस्या ये है कि शीतकालीन मकड़ियों में बहुत अधिक सघन मैना होता है, जिससे किसी के संपर्क में आने पर मैना विषाक्तता हो सकती है। ये एक जहर की तरह काम करता है जो प्रभावित व्यक्ति को धीरे दम घोट देता है। इसहाक को पता चलता है कि गांव के बच्चों को शीतकालीन मकड़ियों द्वारा छोड़े गए मैना से जहर दिया गया था। इसहाक जड़ी माइनस बूटियों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है, क्योंकि उसे मैना विषाक्तता के बारे में सब पता है। हालांकि यह इस युग में अभी भी कुछ नया है, इसलिए वे सभी मानते हैं कि ये निमोनिया है। ढेर सारी जड़ी माइनस बूटियां इकट्ठा करने के बाद उसे विश्वास है कि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त है, जिससे उनके लक्षणों में कमी आएगी। हालांकि इसका उपचारात्मक प्रभाव केवल अस्थायी होगा और लक्षणों को फिर से होने से रोकने के लिए शीतकालीन मकड़ियों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। आइजैक जानता है कि माता माइनस पिता से मदद मांगना अच्छा होता, लेकिन उसके पिता आमतौर पर सीमावर्ती किले में तैनात रहते हैं और उसकी मां इस समय अपने विशेष संविधान के इलाज के लिए महाद्वीप की यात्रा कर रही है। आइजैक जानता है कि वो उनके वापस आने तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक हिंडर की मृत्यु हो चुकी होगी। इसके तुरंत बाद नानी अपने बेटे की देखभाल कर रही होती है जब उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है और उसे आइजैक मिलता है। आइजैक जड़ी माइनस बूटियां इकट्ठा करने की कोशिश में अपनी यात्रा से इतना थक गया है कि वो महिला की बाहों में गिर जाता है। नानी उससे पूछती है कि क्या एस्टेट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी देर से चला गया। आइजैक बताता है कि वो केवल इसलिए चिंतित है क्योंकि वो कई दिनों से काम पर नहीं आई है और वो उसे देखने आया था। नानी आइजैक से कहती है कि वो उसे अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि हिंडर को निमोनिया है और उसे भी हो सकता है। महिला को समझाने के लिए इसहाक अपनी नाक पर कपड़ा बांधता है, लेकिन इसके बावजूद नानी उसे अंदर नहीं आने देती। इसहाक उसे जड़ी माइनस बूटियों से भरा बैग देता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। वो नानी से कहता है कि जड़ी माइनस बूटियों को पीस कर मसल कर गोमा एक बर्तन में डालकर 2 बार उबालकर गोमा ठंडा करके हिंडर को खिला दे। इसहाक उस कमरे में जाता है जहां हिंडर आराम कर रहा होता है और उसके पूरे चेहरे पर नीले धब्बे देखकर इसहाक पुष्टि करता है कि उसे माउंट विषाक्तता का सामना करना पड़ा है। इसहाक हिंडर का नाम पुकारता है और वो कमजोर जवाब देता है। हिंडर इसहाक से सबसे पहले यही कहता है कि उसे अपनी मां को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वह उसकी वजह से काम पर नहीं आ पा रही है। इसहाक हिंडर के माथे पर थपथपाता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह अपनी मां को नौकरी से नहीं निकालने जा रहा है, क्योंकि वो अकेला है जो उसे गेहूं की रोटी देता है, इसलिए उसे बस ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। बाद में इसहाक को एक शिकारी एक बंद खदान में ले जाता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर आइजैक उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि यह चूना पत्थर की गुफा है, और वो व्यक्ति उसे आश्वस्त करता है कि यह वही है। आइजैक उस व्यक्ति को उसका उचित मूल्य देता है और उसे बताता है कि वो आगे से बाकी सब कुछ संभालेगा। जाते समय बूढ़ा व्यक्ति आइजैक से सावधान रहने का आग्रह करता है, क्योंकि पहले भी गुफा के आसपास लोग लापता हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में रहने वाली मकड़ियां चूना पत्थर की गुफाओं को पसंद करती हैं, और चूंकि ये उस क्षेत्र की एकमात्र चूना पत्थर की गुफा है, इसलिए आइजैक का मानना है कि सर्दियों में रहने वाली मकड़ियां इस क्षेत्र में घोंसला बना रही हैं। हालांकि गुफा के अंदर जाने से पहले वो सोचता है कि उसे अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसे याद आता है कि वो इस समय एक साथ 3 मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, जो उसे एक सेकेंडस मैच के बराबर रखता है। हालांकि वो खुद को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका मैना वेसल टूट सकता है। इसके अलावा वो जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि वहां कितनी मकड़ियां हैं। आइजैक फिर इधर माइनस उधर देखता है और उसे वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत है, जो कि फ्रॉस्ट बेलाडाना है। पौधे के बेरों को आमतौर पर घोलकर लकवा मारने या बेहोश करने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सर्दियों में मकड़ी के लिए एक घातक जहर है। इसहाक को इस विडंबना पर यकीन नहीं हो रहा कि ये मकड़ी उसी जगह रहती हैं जहां ये मकड़ी रहती हैं। इतना सारा बेलाडोना इकट्ठा करने के बाद इसहाक को एहसास होता है कि अगर वो दस्ताने ले आता तो बेहतर होता, क्योंकि उसके हाथ पहले ही सूज चुके हैं।
जिससे पता चलता है कि जहर कितना असरदार है। चूंकि उसने एस्टेट में रहते हुए पहले ही बहुत सारे रनस्टोन बना लिए थे, इसलिए उसे एहसास हुआ कि अब उसे जाने का समय हो गया है। गुफा में घुसते ही उसे पता चलता है कि एक सीढ़ी है जो सीधे एक अंधेरे बीच में जाती है। वो इधर माइनस उधर देखता है कि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता है या नहीं, और किस्मत से उसे एक सीढ़ी मिल जाती है जो नीचे जाती है। इसहाक सीढ़ी पकड़कर नीचे उतरने लगता है, और जब तक वो नीचे पहुंचता है वो पहले ही थक चुका होता है। हालांकि हालात देखकर उसे एहसास होता है कि उसे सही जगह मिल गई है। फर्श पर कंकाल पड़े हैं और वो राक्षसों और इंसानों दोनों के हैं। आइजैक को आश्चर्य होता है कि क्या ये हड्डियां उन लापता लोगों की हैं जिनका जिक्र शिकारी ने किया था। तभी उसे अपने आस पास सरसराहट सुनाई देती है और वो तुरंत अपने चारों ओर आग के गोले बनाता है। आग की वजह से उसे दूर से मकड़ियां दिखाई देती हैं जो उसे घूर रही होती हैं। हालांकि वो पूरी तरह से डरा नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि आग मकड़ियों को दूर रखेगी, क्योंकि उन्हें आग से नफरत होती है। हालांकि उसे उनके उस पर हमला करने से पहले ही तैयार रहना पड़ता है। आइजैक कुछ भी शुरू करने से पहले अपनी नाक पर कपड़ा बांध लेता है। तैयार होने के बाद वो बेलाडोना को आग लगाता है और उसका धुआं पूरी गुफा में भर जाता है। जैसे ही धुआं मकड़ियों पर पड़ता है वे नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, और मकड़ियों को धुएं से चिढ़ते हुए देखकर आइजैक को पता चलता है कि आखिरकार उसे शिकार शुरू करने का समय आ गया है। अतीत में आइजैक अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर एक नागरिक को अपने पिता से उस क्षेत्र में हो रही बुरी घटनाओं के बारे में बात करते हुए देखता था। वो उसे दोषी ठहराता है क्योंकि वो उस क्षेत्र का स्वामी है और उसे पूरी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो मानता है कि उसने लोगों को धोखा दिया है। पूरा मामला मुख्य रूप से काले हंसों के गांव के बारे में था, और पूरी चीज के शोर माइनस शराबे के कारण इसहाक ने तहखाने में जाने पर विचार करना शुरू कर दिया। चूंकि तहखाना शांत है और आसपास कम लोग हैं, इसलिए वह वहां अपने विशेष संविधान पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा वो दीवार को डेटिडियम से ढकने पर विचार करता है, क्योंकि यह एक उच्च जादुई प्रतिरोध वाली सामग्री है जो उसके मन विस्फोटों को रोकने में मदद करती है। बहुत देर तक खुद से बात करने के बाद उसने आखिरकार हंस का नाम पुकारा, केवल ये महसूस करने के लिए कि हंस मर चुका है। अब वर्तमान में जब वो गुफा में बैठा है तो वो सोचता है कि उसे ये भयानक पुरानी यादें क्यों याद आ रही हैं। वो चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि बेलेलाडाना मकड़ियों को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है, और चूंकि वो मकड़ियों को सीधे जहर नहीं खिला सकता है, वो केवल फूल को जला सकता है और धुएं को फैला सकता है ताकि वे तब तक पंगु हो जाएं जब तक कि उनका दम न घुट जाए। हालांकि ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि वो इससे सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए उसने प्राथमिक फिल्टर के तौर पर अपने चेहरे पर एक गीला कपड़ा लपेट लिया है। उसके शरीर में जाने वाला कोई भी जहर उसके शरीर के अंदर मौजूद मैना से शुद्ध हो जाएगा। उसने एक संपीड़ित आग का गोला भी बनाया है, जिसका इस्तेमाल वो मकड़ियों को दूर रखने के लिए करता है। वो मूल रूप से एक ही समय में 3 प्रकार के जादू का उपयोग कर रहा है, जो कि शुद्धिकरण, अग्नि जादू और अग्नि जादू पर चरण परिवर्तन है। वो तीनों मंत्रों को एक साथ 3 मैना सर्किट के माध्यम से डालने में सक्षम है, जिसे मल्टी सर्किट भी कहा जा सकता है। इसकी बदौलत वह मकड़ियों को कमजोर करने के लिए समय दे सकता है, और एक बार जब वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं तो आइजैक उन्हें आग के गोले से खत्म कर देता है। वो देखता है कि बचे हुए लोग एक दिशा में भाग रहे हैं, और करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि जिस दिशा में वे जा रहे हैं वहां पानी है। हालांकि उनके लिए अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे जलकर राख हो जाने वाले हैं। साथ ही उसे डर है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसका दम घुट सकता है, इसलिए उसे जल्दी से सब कुछ खत्म करना होगा। इसके बाद आइजैक पानी की तरफ जाने से पहले अपना कोट उतारता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे अपने कोट उतारने के फैसले पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि पूरा इलाका बहुत ठंडा है। कमरे का तापमान इतना कम हो गया है कि बर्फ जम सकती है, और तभी वो सिर उठाकर देखता है कि गुफा की पूरी छत मकड़ी के अंडों से भरी हुई है। यह देखते ही उसे कुछ अहम बात याद आती है, जिससे उसकी रूह कांप जाती है। वो इलाके की जांच माइनस पड़ताल करता रहता है और अपने लिए बिजली बनाने के लिए आग के गोले फेंकता रहता है। इसके कुछ देर बाद उसका डर सच हो जाता है जब उसका सामना एक बड़ी मकड़ी से होता है, जो सर्दियों की मकड़ी रानी होती है। डर के मारे उसके चेहरे से ठंडे पसीने छूट जाते हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षस उस पर हमला कर देता है। आइजैक राक्षस के पंजों से बचने के लिए दूर छलांग लगाने में कामयाब हो जाता है। वो बर्फीले फर्श पर गिरता है, जिससे वो दर्द से करा उठता है, लेकिन वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और खुद को हमेशा अपनी किस्मत को खराब करने के लिए कोसता है। अन्य सर्दियों के मकड़ियों के विपरीत मकड़ी रानी एक राक्षस है जो आग प्रतिरोध करता है और यहाँ तक कि ठंड भी छोड़ता है। यही कारण है कि उन्हें सर्दियों की मकड़ी कहा जाता है। अपने शरीर में डर के साथ आइजैक मकड़ी पर आग के गोले फेंकता है, लेकिन इसका राक्षस पर कोई असर नहीं होता है। आइजैक को ये देखकर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मकड़ी अन्य मकड़ियों की तरह जलकर मर जाएगी। आइजैक जानता है
कि अगर मकड़ी रानी धीमी न होती तो वह मर जाता। हालांकि उसे अभी भी एक बड़ी समस्या है और वो ये है कि उसका शरीर धीरे अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। 12 साल के शरीर के साथ जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, वो जानता है कि उसका थक जाना स्वाभाविक है। स्थिति और भी खराब हो जाती है। वो पूरी रात जागता रहता है और फिर पूरे दिन जादू का इस्तेमाल करता है। आइजैक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसे बचाने कोई नहीं आ रहा है और उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। उसे याद आता है कि नानी ने उसके आराम के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उत्तरी इलाके में गेहूं उगता ही नहीं है, लेकिन नानी हर हफ्ते दूर शहर जाती है ताकि उसे बढ़िया गेहूं मिल सके, ताकि वो नरम रोटी खा सके। ये याद आते ही आइजैक खुद को संभालता है और फैसला करता है कि घर लौटने पर वो नानी से ढेर सारी रोटी बनाने को कहेगा। आइजैक अपना फावड़ा उठाता है और रानी मकड़ी से सीधे भिड़ने के लिए अपना बैग नीचे गिरा देता है, क्योंकि रानी मकड़ी होने पर भी वो एक कीड़ा ही है। आइजैक अपना बैग नीचे गिराता है और फावड़ा लेकर रानी की तरफ दौड़ता है। रानी की धीमी चाल का इस्तेमाल करते हुए आइजैक फावड़े से रानी के सिर पर वार करता है, जिससे उसमें छेद हो जाता है। हालांकि रानी को मारने के लिए ये काफी नहीं होता और वो रानी राक्षस के नीचे चला जाता है। फिर भी आइजैक राक्षस के पैर को छोड़ने से इनकार कर देता है। राक्षस को मारने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी देर विचार करने के बाद उसे समझ आता है कि उसे एक अलग तरीका अपनाना होगा। वो एक आग का गोला बनाता है जिसे वो दबाता है और फिर और भी दबाता है जब तक कि लौ नीली न हो जाए। जब वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लायक हो जाती है तो वो संपीड़ित नीली लौ मकड़ी के पेट में छोड़ देता है। जैसा कि वो चाहता था, लौ मकड़ी रानी के अंदर के हिस्सों को पकाने लगती है। जैसे ही मकड़ी अपने शरीर को छोड़कर कांपने लगती है, आइजैक अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मकड़ी स्थिर नहीं रहती। बहुत कोशिश करने के बाद वो आखिरकार अपना हाथ बाहर निकालने में सफल हो जाता है। आइजैक जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लगती है। हालांकि नीली लौ मकड़ी को खत्म करने और बर्फ के एक टुकड़े को जलाने के लिए काफी है। बाद में आइजैक को अपने आस पास जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं और ये हंस और नानी की आवाजें हैं। वो उन्हें ये बात करते हुए सुनता है कि कैसे वो परित्यक्त खदान में गया था जिससे उसे चोट लगी थी। तब आइजैक को एहसास होता है कि उसने वास्तव में शीतकालीन मकड़ी रानी को हराया था और इसके बाद वो बेहोश हो गया जब उसका सिर जमीन पर लगा। हालांकि इसके बाद वो जाग गया और बड़ी मुश्किल से उस परित्यक्त खदान से बाहर निकलकर गांव वापस आ पाया। इसके बाद उसकी मुलाकात गांव के प्रवेश द्वार पर घूम रहे हंस से हुई और वो उसकी बाहों में सो गया। अब जब वो जाग गया है तो आइजैक ने नैनी को हंस से ये कहते हुए सुना कि आइजैक के कहने के बाद हिंडर पूरी तरह से ठीक हो गया है। हंस आइजैक को देखकर कहता है, वो बस ऐसा ही है, क्योंकि वो मैना विस्फोट के बाद शायद असंवेदनशील हो गया था, लेकिन उसका अच्छा दिल उसे कभी नहीं छोड़ा। ये सुनकर आइजैक लगभग शर्मा जाता है और उसे उठकर बैठना पड़ता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो पहले से ही जाग चुका है। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं और वो उनसे पूछता है कि वो कितनी देर से सोया था। हंस उसे बताता है कि वो लगभग आधे दिन से सो रहा था और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब देता है कि वो ठीक है और दर्द थोड़ा सहने योग्य है। ये सुनकर महिला घबरा जाती है और आइजैक से पूछती है कि सहने योग्य से उसका क्या मतलब है। वो जानना चाहती है कि वो अकेले इतनी खतरनाक जगह पर क्यों गया और वो शांति से जवाब देता है कि वो पास में कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए गिर गया। आइजैक जानता है कि वो स्पष्ट रूप से उन्हें ये नहीं बता सकता कि उसने एक राक्षस को मार डाला, क्योंकि वे इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि उसके जैसे 12 साल के बच्चे ने ऐसा किया है। इसलिए उसके लिए एक बहाना बनाना बेहतर होगा। आइजैक तब नानी से पूछता है कि हिंडर कैसा है और वो जवाब देती है कि जड़ी बूटियां देने के बाद वो काफी बेहतर है। वास्तव में गांव के अन्य बच्चे भी ठीक हैं। आइजैक ये सुनकर खुश होता है और वो सोचता है कि मैना विषाक्तता को गुप्त रखना बेहतर होगा, क्योंकि अगर उच्च अधिकारियों को पता चल गया तो विद्वानों को बुलाया जाएगा। अगर परित्यक्त खदान में सर्दियों के मकड़ियों के शव पाए जाते हैं तो ये निश्चित रूप से एक समस्या बन जाएगी। नानी आइजैक से पूछती है कि वो जड़ी बूटियों के बारे में कैसे जानता है और वो झूठ बोलता है कि उसने उनके बारे में एक किताब में पढ़ा था। आइजैक तब सुझाव देता है कि वे इस मामले को भूल जाएं और वो हंस से कहता है कि उनके जाने का समय हो गया है। हंस उसे बताता है कि अभी जाना ठीक नहीं है क्योंकि बाहर बर्फबारी हो रही है। हालांकि आइजैक हंस को याद दिलाता है कि अगर उन्हें पता चला कि वो एस्टेट उसकी निगरानी में छोड़कर चला गया है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। हंस तुरंत उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, नानी आइजैक को सेबों से भरी एक टोकरी देती है। ये पता चलता है कि सेब गांव वालों ने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए इकट्ठा किए थे। आइजैक फिर नानी से कहता है कि वो एक और हफ्ते की छुट्टी ले ले, क्योंकि उसके लिए बेहतर होगा कि हिंडर के पूरी तरह ठीक हो जाने पर वो फिर से काम पर लौट आए। नानी ये सुनकर हैरान हो जाती है और आइजैक से पूछती है कि क्या हेड बटलर इस बारे में शिकायत नहीं करेगा। आइजैक उसे चौंका देता है, ये कहकर कि वो पूरे हफ्ते बेकार नहीं बैठने वाली है। आइजैक उसे सेबों से जैम बनाने के लिए कहता है ताकि जब वो काम पर लौटे तो वो उसे गेहूं की रोटी के साथ खा सके। नानी मुस्कुराते हुए इस बात से सहमत हो जाती है और आइजैक से कहती है कि वो सेब की पाई भी बनाएगी। एक हफ्ते बाद आइजैक एस्टेट के आसपास दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान उसका मैना वेसल बदल गया था और 3 सर्किट 4 हो गए थे।
मैना वेसल और भी स्थिर हो गया और एक साथ इस्तेमाल किए जा सकने वाले जादू मंत्रों की संख्या भी 4 हो गई। उसे पता चलता है कि सर्दियों के मकड़ियों से लड़ना और खुद को सीमा तक धकेलना शायद इसमें मदद करता है। इसके अलावा वो जानता है कि एस्टेट के चारों ओर भागना भी इसमें योगदान देता है। मूल रूप से जादू का उपयोग करने के लिए समझ और गणना की आवश्यकता होती है, जिसमें अंतर्ज्ञान भी शामिल है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें मानसिक शक्ति की काफी मात्रा में खपत होती है। जब शरीर टूटता है तो मन भी टूट जाता है और ये बहुत स्पष्ट है कि मानसिक शक्ति के लिए शारीरिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। वो जानता है कि वो परित्यक्त मन में अपनी सीमा तक पहुंच गया था, क्योंकि वो एक अप्रशिक्षित युवा शरीर में था। आइजैक को याद है कि उसके पिछले जन्म में लुकास उसकी सहन शक्ति का प्रशिक्षण लेता था। आइजैक अपने प्रशिक्षण के बीच में है जब उसे हेड बटलर शिलर ने बुलाया और उसने कहा कि उसकी नियमित जांच का समय हो गया है। डॉक्टर आइजैक का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति उनके पिता द्वारा नियुक्त निजी डॉक्टर है और उनका दावा है कि वह उनके आस-पास के क्षेत्र का सबसे सफल डॉक्टर है। हालांकि कथित विशेषज्ञ डॉक्टर भी उसकी अजीब बनावट को समझ नहीं पाए। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो ठीक है। वो आइजैक की दवा बदलने का फैसला करता है, लेकिन आइजैक जानता है कि वो केवल बकवास लिखने जा रहा है। डॉक्टर अपने ब्रीफकेस में हाथ डालता है और पैनासिया नामक औषधि की 6 बोतलें निकालता है। यह एक ऐसी औषधि है जो मन के प्रवाह को स्थिर करती है। जब आइजैक ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसे अच्छी चीजें मिले। मूल रूप से इस्कोमा पैनासिया का अर्थ है आम भाषा में हर चीज का इलाज, और इसका उपयोग कुछ लोगों के लिए उत्तेजक और सैनिकों के लिए प्रदर्शन माइनस बढ़ाने के रूप में किया जाता है। हालांकि यह औषधि मन के प्रवाह को स्थिर करने के लिए जानी जाती है, लेकिन वास्तव में यह एक गलतफहमी है जो प्राचीन भाषा का अनुवाद करते समय हुई थी। इसका वास्तविक प्रभाव मन के प्रवाह को उत्तेजित करना है, जिसका अर्थ है कि यह उसके लिए जहर है क्योंकि उसका मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति के लिए यह सही उत्प्रेरक है, क्योंकि यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह उसके मन सर्किट को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर के जाने के बाद आइजैक ने देखा कि शिलर उसे घूर रहा है और उसने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। शिलर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आइजैक वास्तव में शांत दिख रहा है, क्योंकि वो हमेशा देखे जाने पर नखरे करता है। इसके कारण प्रत्यक्ष क्षेत्र के डॉक्टर उसके निजी डॉक्टर बनने से इनकार कर देते हैं और आइजैक शिलर से पूछता है कि क्या बेहतर होता अगर वो पहले की तरह गुस्सा करता। शिलर एक पल के लिए चुप रहता है, आखिरकार खुलकर आइजैक को बताता है कि उसने हंस से सीखा है कि उसने ब्लैक गूज में बच्चों को निमोनिया से ठीक किया है। जब आइजैक ये सुनता है तो उसे पता चलता है कि शिलर ने हंस से पूछताछ की थी। शिलर इसहाक से कहता है कि अगर सलाहकार समिति को इसके बारे में पता चल गया तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। शिलर इसहाक से ठंडे शब्दों में कहता है कि वह इस बार इसे ऐसे ही छोड़ देगा, लेकिन वह इसहाक से खुद को संयमित रखने का आग्रह करता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वह इसहाक से कहता है कि वह उसे पहले बता दे। अपने पिछले जन्म में भी इसहाक शिलर के करीब नहीं जा सका, क्योंकि वो हमेशा रूखा और सख्त नौकर था। वो एक ठंडा इंसान माना जाता है जो हमेशा दूसरों से दूरी बनाकर रखता है। हालांकि मरने से पहले जोनास से जो उसने सुना था, उसके अनुसार शिलर ने अपनी जान गंवाने से पहले तक परिवार की सेवा की। अंदर ही अंदर शिलर को बहुत परवाह थी और वो केवल एक सख्त इंसान की तरह दिखने की कोशिश करता था। इसहाक तब मुस्कुराता है और शिलर से कहता है कि वो समझता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। शिलर फिर इसहाक से पूछता है कि क्या कोई खास कारण है कि वो पिछले कुछ दिनों से भाग रहा है। इसहाक जवाब देता है कि इतिहास में 5वीं कक्षा या उससे ऊपर पहुंचने वाले जादूगर अपने शरीर को प्रशिक्षित करते थे, और चूंकि ये एक ऐसा शरीर है जो मन को प्रवाहित करता है, इसलिए इसे हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। बाद में उसी रात शिलर अपनी रिपोर्ट लिखता है कि कैसे आइजैक ने ब्लैक गूज विलेज के बच्चों को निमोनिया से ठीक किया। शिलर का मानना है कि उसकी शारीरिक संरचना के कारण भविष्य में उसके लिए जादू का उपयोग करना कठिन होगा। शिलर का मानना है कि विद्वान या कीमियागर बनना उसके लिए सही हो सकता है। उसका मानना है कि इससे आइजैक के पिता की भी कुछ चिंताएं दूर हो जाएंगी। तभी एक नौकरानी रोजा शिलर के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि नौकरानियां गायब हो रही हैं। 2 लड़कियां क्लारा और एनेट गायब हो गई हैं और रोजा कहती है कि वो क्लारा नहीं तो एनेट की गवाही दे सकती है कि वो एक अच्छी लड़की है। वास्तव में एनेट ने 3 साल से 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, जिसका मतलब है कि उसके साथ कुछ जरूर हुआ है। बाद में रोजा को एक और नौकरानी और बिल नाम के नौकर से बात करते हुए देखा जाता है। बिल उस इलाके के बारे में बकवास करता है और कहता है कि ये रहने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि इस इलाके का मौसम बहुत खराब है और डाकू या राक्षस हमेशा आते रहते हैं। दूसरी नौकरानी बिल से पूछती है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो भाग जाएगा, और वो लापरवाही से जवाब देता है कि इसकी संभावना शून्य नहीं है। फिर लड़की कहती है कि एनेट उसकी तरह नहीं है जो अचानक गायब हो सकती है,
क्योंकि उसने अपने पिता की दवा के लिए कड़ी मेहनत की है। बिल मूर्खतापूर्ण ढंग से कहता है कि लड़की को अपने बीमार पिता की देखभाल करने से परेशानी हो गई होगी या शायद वो किसी बेकार आदमी के साथ भाग गई होगी। रोजा बिल पर चिल्लाती है और उसे अपनी जुबान पर काबू रखने के लिए कहती है, लेकिन बिल खुद का बचाव करते हुए कहता है कि वो बस अपनी ही बात कह रहा है। दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल आगे कहता है, जो कुछ भी हो रहा है वो काले जादू का काम हो सकता है। वे उससे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है और वो उन्हें याद दिलाता है कि वे जादूगरों के एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसहाक की हालत भी ठीक नहीं है और उसे लगता है कि उसके पिता अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई भी जादू कर रहे हैं। तभी रोजा और उसके साथियों को पता चलता है कि बिल कह रहा है कि लापता लड़कियों को जिंदा बलि दे दी गई। रोजा उसे डांटती है और उसे अफवाहें फैलाने से रोकती है। साथ ही बिल को याद दिलाती है कि घर के मालिक ने उसे एक अपराधी होने के बावजूद अपने घर में रखा था। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी इसहाक उनके पीछे से आता है और बिल को बताता है कि उसके पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसहाक उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे पूरी कहानी सुनाने के लिए कहता है। बिल को ये जानकर गुस्सा आ जाता है कि उसने इसहाक के सामने अपनी बात रखी है। इसहाक बिल को अपने ऑफिस ले जाता है ताकि उससे और बातें कर सके। बिल बताता है कि 2 महीने पहले गायब हुई पहली नौकरानी हिल्डा थी और कुछ हफ्ते बाद क्लारा भी गायब हो गई। पिछले हफ्ते ही एनेट सामूहिक प्रार्थना के बाद गायब हो गई थी। इसहाक उसे घूर कर देखता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल को आइजैक की ठंडी नजर देखकर चिंता होने लगती है और वो कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ होगा। आइजैक उसे विश्वास दिलाता है कि वो ईमानदार रहेगा और वो उसे इसके लिए सजा नहीं देगा। बिल को आइजैक से पूछना पड़ता है कि क्या वो जो कह रहा है वो सच है और आइजैक हाँ कहता है। बिल कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और आइजैक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि लड़कियां उसकी वजह से गायब हुई हैं। बिल हकलाता है और फिर कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो बताता है कि हैंस आइजैक के सबसे करीब है और उसे हमेशा चोट लगी रहती है। इसके अलावा वो हमेशा किसी न किसी दर्द की शिकायत करता रहता है। बिल लगातार कहता रहता है कि उसे पूरा यकीन है कि हैंस की मौत सबसे दर्दनाक होगी। जब उसे पता चलता है कि आइजैक का मूड पूरी तरह से बदल गया है तो बिल तुरंत बोलना बंद कर देता है और वो घबरा जाता है। आइजैक से अपनी जान बख्श देने की भीख मांगता है। वो बताता है कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं और आइजैक उससे पूछता है कि क्या वो जीना चाहता है। आइजैक उसे बताता है कि अगर उसे जीना है तो उसे उसके लिए कुछ काम करना होगा। बाद में आइजैक अपने कमरे में रोजा और एनेट के बारे में सोचता हुआ दिखाई देता है। उसके पिछले जन्म में हंस और उसकी नानी की मृत्यु के बाद वे एकमात्र नौकरानियां थीं जो उसकी सेवा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आई थीं। जब उसने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की तब भी वे दोनों जाने से इनकार कर देती हैं। वो उनसे ये भी कहता है कि वे उसे औषधियां लाना बंद कर दें क्योंकि वे बेकार हैं, लेकिन वे दोनों आइजैक से उम्मीद न छोड़ने का आग्रह करते हैं क्योंकि सब कुछ निश्चित रूप से बेहतर होगा। आइजैक को यह अच्छा नहीं लगता है। वो उन्हें बताता है कि अपने हाथों से किसी प्रियजन को मारना कितना बुरा है। आइजैक उन पर चिल्लाता है, उनसे पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि ये कैसा लगता है। तभी एनेट आगे आती है और आइजैक को बताती है कि वो जानती है क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने दोस्त की मौत का कारण बना। आइजैक ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे और जानकारी मांगता है। एनेट बताती है कि ये अतीत में हुआ था और कहती है कि अगर वो उससे संपर्क करती तो शायद क्लारा को बचा सकती थी। एनेट आइजैक के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी अनोखी स्थिति को समझती है। हालांकि वो उसे बताती है कि कोई भी ऐसी चीजें कर सकता है जो उसने कभी नहीं सोची होंगी। वो शांति से इसहाक को बताती है कि ऐसा किसी के साथ भी जीवन में एक बार हो सकता है। हैरानी की बात है कि उस समय एनेटा की बात उसे तसल्ली दे पाई। अब वर्तमान में इसहाक को पछतावा होता है कि उसने और अधिक जानकारी नहीं मांगी। कुछ देर बाद बिल कमरे में आता है और ऐसा लगता है कि इसहाक ने उसे ये पता लगाने का काम सौंपा था कि नौकरानियां कहाँ गईं। बिल आत्मविश्वास से कहता है कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ज्यादा समय भी नहीं लगा। बिल का दावा है कि उसने सड़कों के किनारे भिखारियों से पूछा और उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल मेल खाता था। इसहाक उससे पूछता है कि उसे क्या पता चला और बिल जवाब देता है कि निष्कर्ष ये था कि उन्हें दास व्यापारियों ने पकड़ लिया था। वो कहता है कि दास व्यापारी लोगों को यह कहकर धोखा देते हैं कि वे उन्हें समृद्ध दक्षिण में ले जाएंगे, लेकिन अंत में उन्हें बेच देते हैं। इसहाक अपनी उलझन व्यक्त करते हुए कहता है कि वे चाहते तो बिना किसी दलाल के खुद ही दक्षिण जा सकते थे। बिल फिर इसहाक को बताता है कि उसे सब गलत लग रहा है क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता खतरनाक और जोखिम भरा है, इसलिए उन्हें पूरे सफर में किसी की सुरक्षा की जरूरत थी। ये कहने के बाद इसहाक उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसकी बात सही है, लेकिन अंदर ही अंदर बिल का एक मकसद है। वो मानता है कि इसहाक अभी भी एक बच्चा है और उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिल फिर इसहाक को बताता है कि भिखारियों को बात करने के लिए उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़े, इसलिए उसने यात्रा के लिए दिए गए सभी 20 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। इसहाक ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये रकम आधे साल की तनख्वाह के बराबर है। बिल का दावा है कि हर कोई सतर्क था
और इसहाक उसे बताता है कि उसे वास्तव में पैसे की परवाह नहीं है, क्योंकि वो बस जल्द से जल्द नौकरानियों को ढूंढना चाहता है। ये सुनकर बिल के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत इसहाक से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ और करवाना चाहता है। इसहाक हाँ कहता है और उसे आश्वासन देता है कि उसे इसके लिए अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। बिल को ये सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे एक बेवकूफ़ मिल गया है। उसे यकीन है कि अगर वो इसहाक के साथ सही तरह से पेश आया तो उसके लिए चीजें फायदेमंद हो जाएंगी। वो इसहाक को एक ताजा रखे हुए सोने के अंडे के समान मानता है, लेकिन एक कमी ये है कि इसहाक एक टाइम बम है। फिर भी वो चिंतित नहीं है, क्योंकि बिना जोखिम के कोई इनाम नहीं मिलता। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो इसहाक से कहता है कि वो उसे दलाल तक ले जा सकता है, लेकिन सब कुछ एक पल में हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को केवल अंडरवियर में एक कोठरी में पाता है। वो सदमे में चिल्लाता है और पूछता है कि वो कोठरी में कैसे आ गया, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इसहाक उसके पीछे खड़ा है, जिसके हाथ में एक पत्थर है और वो उस आदमी की बदकिस्मती पर ठंडी मुस्कान दे रहा है।